जब हम लेटर्स लिखते हैं, फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, तो सब्जेक्ट पहले आता है या सैल्यूटेशन, और सेंडर्स एड्रेस पहले आता है या रिसीवर्स एड्रेस? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके साथ में आजकल स्टूडेंट्स जूझ रहे हैं, बिकॉज ये एग्जामिनेशन सीज़न है और हो सकता है साथ में उनके पेरेंट्स भी जूझ रहे हों। तो आज हम इंग्लिश विद एवलिन में फॉर्मेट्स पढ़ेंगे कुछ मेजर राइटिंग स्किल्स के। सो वेलकम टू द चैनल एंड I hope you will like the video and you will find it useful also. So let us begin. To begin with, we'll start with the format of a formal letter. Format of the formal letter begins with the sender's address. और हम कैसे बच्चे को ये याद दिलाएं कि ऊपर सेंडर्स एड्रेस ही है। कई बार बोलने के बाद भी कन्फ्यूजन हो ही जाता है, तो आप उन्हें याद दिलाइए जैसे कि कोई लेटर पैड होता है, जैसे कोई डॉक्टर का लेटर पैड है, तो सबसे ऊपर इन्फॉर्मेशन किसकी होती है, एड्रेस किसका होता है, नाम किसका होता है, डॉक्टर का खुद का होता है। उसी तरह से जब आप लेटर शुरू करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपकी होगी, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, विदाउट द नेम. After you have written the sender's address in maybe 2 or 3 lines, you leave a line. जहाँ पे भी मैं crosses बना रही हूँ वहाँ हमको lines छोड़नी है. After that comes the date. Date should be in the DD, YY format. This is the format approved by the CBSE and your marks will not be deducted if you write like this. Like you write January 20th, 2023. January 20th, 2023. This is the date. Again, leave a line, write the receiver's designation and the receiver's address. मैंने यहाँ पे यूजुअली रिसीवर्स एड्रेस बता देने से चल जाता है, लेकिन कई बार बच्चे एड्रेस लिख देते हैं लेकिन रिसीवर का डेजिग्नेशन नहीं लिखते हैं, लाइक द एडिटर, द मैनेजर, द प्रिंसिपल, ये नहीं लिखते हैं, है ना। तो हमको ये ध्यान रखना है कि रिसीवर का डेजिग्नेशन विल बी फॉलोड बाय द रिसीवर का एड्रेस. आफ्टर दैट अगेन यू लीव अ लाइन एंड नाउ कम्स द क्रूशियल पार्ट, द कन्फ्यूजन. सब्जेक्ट पहले लिखें या सैल्यूटेशन. कुछ समय पहले तक बोर्ड एक्सेप्ट करता था CBSE कि आप सब्जेक्ट या सैल्यूटेशन में से कोई सी भी चीज़ को ऊपर या नीचे लिख सकते हैं, लेकिन अब उसका फिक्स रूल है कि आपको सैल्यूटेशन पहले लिखना ही है. सैल्यूटेशन का मतलब सर / मैम, ठीक है. और उसके बाद में आप लिखेंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हम ऐसे लिखते हैं colon, and then you will underline the subject and then you will write the subject in a phrase, and then you begin with the body of the letter in 3 paragraphs. अब मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं बची है. How do you write the closing of the letter? After you have written the 3 paragraphs, you simply leave a line, write the complimentary close, YOURS, yours truly, and your full name. Why is this so? Because see, there is a line to be left here. ठीक है. Now the important thing to be kept in mind here is there is no apostrophe here and there is no capital letter over here, and when you write truly you do not put an E. Okay, these are the things that you have to keep in mind when you are writing a formal letter. Now we move on to the next writing skill. All right, so the next writing skill that we are going to discuss here is, we're not discussing the entire writing skill, by the way, we're just discussing the formats. In case you want me to discuss an entire writing skill की
कैसे लिखना है, कैसे ओपनिंग होनी चाहिए, कैसी क्लोजिंग होनी चाहिए, कैसा कंटेंट होना चाहिए। और अगर ये सारे डिटेल्स के साथ आपको चाहिए तो आप मुझको पिंग कीजिए, आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल डू दैट फॉर यू। सो फॉर अ नोटिस, the first thing that I tell my students always to do is to make a neat box, okay, and to make the 3 sides of a box. जहाँ पे भी एंड होगा हम बाद में उसको वहाँ पे लाइन कर देंगे, लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमको एक बॉक्स बना करके रखना है। अब नोटिस में सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें ये नोटिस निकाला है, इशू किया है, या जिसने इशू किया है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के, उसका नाम आता है पहले, यूजुअली स्कूल का ही होता है हमारे, तो वो नाम हम लिखेंगे यहाँ पे। ये मैंने रनिंग हैंड में लिखा है। तो अब क्या चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि अगर आप रनिंग हैंड में लिखेंगे तो आपको अंडरलाइन करना होगा, और अगर आप कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं तो अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हम लिखते हैं नोटिस इन कैप्स ऑलवेज, एंड देन वी राइट द डेट अगेन, and then we come to the topic. Now this topic can be based on the question lost, yeah, found, a practical file, underline it, ठीक है। अब नोटिस होते हैं 3 तरह के, एक तो होता है लॉस्ट एंड फाउंड, एक होता है इवेंट, और एक होता है अपील। लॉस्ट एंड फाउंड के ये मैंने आपको 2 हेडिंग्स बता दिए। इवेंट का जो भी इवेंट है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉन्टेस्ट, एडवेंचर ट्रिप, जो भी इवेंट के बारे में बताना है। अगर कोई अपील है ना, डोनेट फॉर एन ऑर्फनेज, ब्लड डोनेशन कैंप, या फिर हो सकता है कोई और चीज़ के लिए अगर आपको कंट्रीब्यूशन करना हो या वॉलंटियर करना हो, और आप अपील कर रहे हैं स्टूडेंट से कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कीजिए या वॉलंटियर कीजिए, वो होता है अपील। ये 3 तरह के नोटिसेस होते हैं। अब जब हम इस नोटिस को लिखना शुरू करते हैं, हमारा कंटेंट होना चाहिए 50 वर्ड्स में, एंड वंस द नोटिस इज रिटन, सपोज यहाँ पे आपका नोटिस ख़त्म हो गया है, आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे योर नेम। सपोज आपने लिखा दिया सेठ, सेक्रेटरी, स्टूडेंट काउंसिल। डेजिग्नेशन हमेशा ऐसी ही आएगी, और यहाँ पे आपका नोटिस एंड हो गया। तो आप नीटली रूलर लेंगे अपना और आप इसको ये बना देंगे, ये हो गया आपका नोटिस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको ये याद रखनी है नोटिस में कि अगर आपका मान लीजिए कोई इवेंट के बारे में है, तो इवेंट में हमको वेन्यू, टाइम, डेट या ड्यूरेशन वो हमको देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमने कोई डेजिग्नेशन, हमारी कोई डेजिग्नेशन अगर नहीं है तो हमको डेजिग्नेशन नहीं लिखनी। हो सकता है आपको क्वेश्चन में क्लास दी हो, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 या यू आर द मॉनिटर ऑफ क्लास 8C, जो भी है, तो
वो हमको यहाँ पे नोट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके मार्क्स अगर हम नहीं नोट करेंगे तो फॉर्मेट में से उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो फॉर्मेट के जो कंपोनेंट्स है मेन, वो इसमें होता है बॉक्स, अंडरलाइनिंग, format of the date, whether the heading is there, whether the closing like it has been ended in this way or not. ये important comment इसके components हैं format के, और बाकी part content और accuracy का होता है, ठीक है। So now we'll move on to the next writing skill. All right, so the next writing skill that we are going to discuss here is article writing. आर्टिकल राइटिंग बहुत इजी होती है, वैसे फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इसमें कुछ भी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आर्टिकल विच आर इनहेरेंट लाइक टू द फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल एंड दे हैव टू बी देयर, लाइक there has to be a title. Like all the writing skills, there has to be a title. Suppose there is the title is the role of women in the 21st century. ये हो गया आपका टाइटल। आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस को हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा है, बाकी सारे जो वर्ड्स हैं उनको हमने कैपिटल में लिखा है। ये हो गया आपका टाइटल। इसके बाद होती है बाय लाइन। बाय लाइन में फिर से हम हमारा नेम लिखते हैं, ठीक है। बाय लाइन में आया हमारा नेम और क्लास। अब हम हमारा आर्टिकल शुरू करेंगे। इसमें कंपलसरी ये होता है कि जो हमारा आर्टिकल है वो 3 पैराग्राफ्स एंड 3 सेगमेंट्स में होना ही चाहिए। मतलब ओपनिंग, सपोज मैं ऐसे अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, सपोज हमको 120 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है, तो उसको रफली आपका 20 वर्ड्स का तो इंट्रो होना चाहिए, अराउंड 80 वर्ड्स आपका मेन सेगमेंट होना चाहिए, 20 वर्ड्स में आप उसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है। और एक ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि ये आर्टिकल है, ये पब्लिश होने वाली चीज़ है, तो स्पीच में तो क्या है, आप बोल रहे हैं तो सबको सुनना ही है। आर्टिकल में ऐसा होता है कि वो कम्प्लीटली रीडर की चॉइस पे होता है कि वो उस आर्टिकल को पढ़े या नहीं पढ़े। तो आपकी ओपनिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। यू कैन बिगिन विद अ रेटोरिक, यू कैन बिगिन विद अ कोटेशन, यू कैन बिगिन विद अ स्ट्राइकिंग डेटा, है ना, विच बिकॉज इट इज़ अ क्रिएटिव राइटिंग स्किल, इट कैन बी मेड अप ऑल्सो। सो डोंट थिंक कि हमको इसके बारे में कोई डेटा पता ही नहीं है, हम क्या करें, क्योंकि ये क्रिएटिव राइटिंग स्किल है। नोबडी नोज द फैक्ट्स, फिगर्स ओवर देयर आर नॉट राइट, द आर्ग्यूमेंट्स में ऑल्सो बी कम्प्लीटली रॉन्ग, no problem. You have to justify what you are writing. You have to make it sound like what you are writing is the correct information, ठीक है। और वैसे भी यूजुअली जो टॉपिक्स आते हैं मोरलेस ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमको बैकग्राउंड नॉलेज होती है, हम उसको अपने दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे होते हैं, सिविक्स में पढ़ रहे होते हैं कोई टॉपिक्स हमने कोई लेसन्स हमने इंग्लिश में ऐसे करे हैं कि हमको उस टॉपिक के बारे में कुछ बैकग्राउंड नॉलेज है, कुछ हिस्ट्री में पढ़ा है। तो मोरलेस हमको जिस एज ग्रुप को जो टाइटल दिया जाता है वो बहुत सोच समझ करके दिया जाता है कि उनको उसके बारे में नॉलेज होती ही है, इतनी होती है कि हम 120 वर्ड्स उसमें लिख सकें। अच्छा, अब एक इसका जो ये बॉडी ऑफ द आर्टिकल है, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप बॉडी ऑफ द आर्टिकल में हमेशा आप सोच के रखें कि 80 वर्ड्स हैं, आप सोचें कि आप 80 वर्ड्स में कम से कम 4 to 5 वैल्यू पॉइंट्स लिखेंगे। जैसे अगर आप रोल ऑफ विमेन इन द 21st सेंचुरी के बारे में लिख रहे हैं, तो आप अपने वैल्यू पॉइंट्स में पहले ही सोच लीजिए कि आप इसमें क्या पढ़ेंगे, किस बारे में बात करेंगे। वुमेन, increasing number of entrepreneurs, okay, women going in higher education, women in doing well in the field of research,
ऑलराइट, साइंटिस्ट्स, CEOs, कुछ पॉइंट्स दिमाग में रख लीजिए, ठीक है. एंड वंस यू हैव थॉट ऑफ दोज पॉइंट्स, यू राइट दैट. लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको उन पॉइंट्स से डिविएट नहीं होना है ना. आपने जो पॉइंट्स लिख दिए, और पॉइंट्स का आपने देखा होगा CBSE में ऑर्गेनाइजेशन के मार्क्स होते हैं, लाइक कंटेंट के मार्क्स होते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन का भी मार्क्स है. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, मतलब आपके जो विचार आपने वहाँ रखे हैं वो सीक्वेंस में है या नहीं. ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने लास्ट में लिखा है. इसलिए सोचना, थिंकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको सोच करके ही लिखना पड़ेगा. आपने बस क्वेश्चन पढ़ा, पेन उठाया और लिखना शुरू करा, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं. आपको पहले सोचना पड़ेगा. आप सोचेंगे कि हाँ 80 वर्ड्स में मेरे ये वैल्यू पॉइंट्स आ जाएंगे, आई हैव टू राइट ओनली दैट. कभी एनवायरनमेंट पे आ जाए तो कितना कुछ है एनवायरनमेंट में लिखने के लिए, तो हम सब तो नहीं लिख सकते ना. सो वी हैव टू ऑलवेज थिंक एंड ऑर्गेनाइज कि मैं ये पॉइंट्स लिखूंगा और फिर मैं इस चीज़ से कंक्लूड करूंगा. अब यहाँ पे क्या हम कंक्लूजन कर सकते हैं, ऑल्दो वी सी दैट in this century women have done well for themselves much better than the past history, but then still, I feel that women, the development is too little, and few and far between we can see some successful women. So we have to continue, the government has to continue, and the society has to continue to uplift women so that women can play they can get their rightful place in the society. Okay, so this is, I think, enough. If you write this, you will get marks, right? So with this we come to the end of the video, and if you want me to write about the formats, to discuss the formats of other writing skills or any other writing skill that you want me to do in detail, I can do that also. You just have to let me know. Alright, and with this I want to thank you again for all the love that you're giving to my channel, but I want you to continue doing so. Please share my video with your friends and family. Please ask them to subscribe. Please ask them to watch the videos till the end. Thank you so much.